संभावना, तुम्हें पता है तुम हमारे क्लास में सबसे सुंदर लड़की थी। क्या बादल, तुम भी ना, इतनी भी अच्छी नहीं लगती थी मैं। इतना फेंको मत तुम। अरे सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मानती भी नहीं हो एक तो तुम। पहले मुझे कॉफी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन जब से तुम्हारे साथ पीने लगा हूँ ना, तब से कॉफी मेरी फेवरेट हो गई है। अच्छा, ये बात है। बस जल्दी हम दोनों शादी कर ले, तो मैं तुम्हें हर दिन ऐसे ही हंसते हुए देखूंगा। तुम चिंता मत करो बादल, हमारी शादी जरूर होगी। हाँ, ये बात तो है कि पापा को मनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी। वैसे भी मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारे जैसा जमाई उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा। संभावना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकता। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती बादल। आई लव यू टू। बादल संभावना को ऐसे हंसते हुए देखकर काफी खुश होता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। संभावना एक बड़े अमीर आदमी की लड़की थी, जिनका शहर में एक ऊंचा पद और काफी नाम था। वहीं दूसरी ओर बादल एक मिडिल क्लास से था। तो अब देखना यह है कि क्या संभावना के पिता वाकई में इस रिश्ते के लिए तैयार होंगे। तभी संभावना देखती है कि उसकी बड़ी बहन अमायरा भी उसी रेस्टोरेंट में अपने पति के साथ आई है। अरे दीदी जीजू यहाँ, जल्दी चलो नहीं तो वह हमें देख लेंगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। लगता है बारिश होने वाली है। और तभी बारिश होने लगती है और दोनों बाइक पर भीगने लगते हैं। बादल एक पेड़ के पास बाइक रोकता है कि तभी वह देखता है कि संभावना बाइक से उतरने के बाद सड़क पर बारिश में भीगते हुए नाच रही है। अरे संभावना, ये क्या कर रही हो? क्यों भीग रही हो? बीमार हो जाओगी तुम, वापस आओ। अरे ये सब छोड़ो, आओ मेरे साथ, बारिश का मजा लो। बादल देखो कितना अच्छा लग रहा है। तभी उनसे कुछ दूर एक कार आकर रुकती है। कार में संभावना के पिताजी बैठे होते हैं। वो बहुत गुस्से में उन दोनों को दूर से देख रहे होते हैं और फिर चले जाते हैं। आ गई बेटा, आओ जल्दी से कपड़े बदल कर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा बैठो, हमने तुम्हारे लिए एक बड़े खानदान का लड़का ढूंढा है। पापा, हमने कहा था ना कि हम अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। आप बार बार मेरे लिए रिश्ते क्यों ढूंढ रहे हैं पापा? बेटा ये लड़का बहुत अच्छा है, इसे हाथ से मत जाने दो। अब तुम्हारी शादी की उम्र ही हो गई है। पापा मुझे पता है आप सिर्फ उसके पैसे देख रहे हैं, और वैसे भी वो एक अच्छा लड़का है या नहीं ये आपको कैसे पता? बेटा ज्यादा बहाने मत बनाओ, मुझे पता है कि तुम किसी लड़के से प्यार करती हो। मुझे तो पहले से ही शक था और आज शक मेरा यकीन में बदल गया। पापा आज का क्या मतलब? कौन था वो जिसके साथ बारिश में नहा रही थी तुम? पापा वो बादल है। अब वक्त आ गया है कि आपको भी सच्चाई पता चले। कौन है वो? वो एक इंजीनियर है पापा। वो इतना कमा लेता है कि अपनी पत्नी को खुश रखे, और सबसे बड़ी बात पापा, वह एक अच्छा इंसान है। पत्नी? क्या तुमने उससे शादी कर ली? नहीं पापा, लेकिन उसी से करूंगी। बस बहुत हो गया, मैं इस तरीके के लड़कों को जानता हूँ अच्छी तरीके से। आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। नहीं पापा प्लीज। संभावना के पिता उससे उसका फोन और लैपटॉप भी छीन लेते हैं। वहीं पुनीत सिंह बादल के घर जाते हैं और उसकी माँ से सारी बात बताते हैं। लेकिन अंकल, मैं वाकई में आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा मत करिए। अपने बेटे को समझाइए कि हद में रहे, ज्यादा पैर पसारने की जरूरत नहीं है। जी जी, आप चिंता मत करिए, हम अपने बेटे को समझा लेंगे। उस समय घर में सिर्फ बादल और उसकी माँ बहन तमन्ना ही थे, इसलिए ज्यादा ड्रामा नहीं होता है। वही संभावना बहुत कोशिश करती है अपने पिता को मनाने की, लेकिन वो नहीं मानते। बेटा कुछ दिनों के बाद तेरी शादी कर दूंगा, अब से छोड़ दे तू। बेटा अगर आज तेरी माँ जिंदा होती तो शायद वो तुझे अच्छे से समझा सकती थी। आप मुझे नहीं समझ सकते पापा, बस इसी बात का गम है मुझे। तुझे पता है कि मैं तुझे उससे शादी करने से क्यों रोक रहा हूँ? क्योंकि तेरी बुआ ने भी तेरी जैसी जिद पकड़कर एक आदमी से शादी करी थी, और उस आदमी ने उसको जीवन भर तंग किया, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। बस मैं यही नहीं चाहता कि तेरा भी वही हाल हो। लेकिन पापा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, आपको भी ये समझना होगा। और क्या पता जिससे मेरी शादी होने वाली है वह भी एक बुरा इंसान हो। लेकिन बेटा, मैं बादल के साथ रही हूँ कई सालों से, मुझे पता है कि वह कैसा आदमी है। पापा प्लीज मेरी लाइफ खराब मत कीजिए। ठीक है, तो तुम मेरी बात नहीं मानने वाली हो? पापा मैं जिससे शादी करूंगी उसकी भी जिंदगी खराब होगी, मेरी भी और बादल की भी। घर से भाग जाओ, फिर हम सबसे कह देंगे कि लड़की ने भागकर शादी कर ली। नहीं पापा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। आप पर और खुद पर ये कलंक नहीं लगा सकती। मुझे आपकी रजामंदी से बादल से शादी करनी थी। तभी संभावना रोते हुए दौड़कर छत की ओर चली जाती है। उसके पापा उसका पीछा करते हुए छत पर पहुंचते हैं। बेटा ये क्या करने जा रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ पापा, मैं पागल हो गई हूँ। मैं आपकी मर्जी के बिना बादल के पास नहीं जा सकती, लेकिन मैं शादी करके 3 जिंदगियां बर्बाद भी नहीं कर सकती। बेटा ऐसा मत करो, कम से कम अपने पापा के बारे में सोचो। पापा आपके बारे में सोचकर ही तो रुकी हुई थी, इसलिए घर पर हूँ।
वह अपनी बेटी को नहीं खोना चाहते थे, इसलिए वह अपनी बेटी की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तू नीचे मत कूदना प्लीज। चल अभी चलते हैं बादल के घर, ठीक है? आज ही हम तेरी शादी की बात करेंगे। सच्ची पापा? हाँ बेटा सच्ची। ऐसी भी मेरी क्या जिद जिसमें मेरी बेटी की जान चली जाए। मैं हार गया बेटा। चल अब आजा पापा के पास। बेटी तू वादा कर कि तू आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। आई प्रॉमिस पापा, थैंक यू। तो दोनों बादल के घर जाते हैं। वहीं बादल का हुलिया भी बिल्कुल बिगड़ चुका था। संभावना की याद में वह बिल्कुल खो चुका था। संभावना अंकल जी, आप तुम यहाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब सब ठीक हो जाएगा बादल, अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। बेटा तुझे समझाया था ना कि सब ठीक नहीं है। आप चिंता मत करिए आकांक्षा जी, मैं शादी के लिए राजी हूँ। बस मुझे अब आपकी रजामंदी चाहिए। शादी के लिए हाँ कर दीजिए माँ प्लीज। आपको तो पता है ना कि मैं संभावना के बिना नहीं रह सकता। लेकिन बेटा। माँ अगर तुम अपने बेटे की खुशी चाहती हो तो हाँ कर दो। और बादल की माँ हाँ कर देती है। वही बादल की बुआ और उसकी भाभी भी इस रिश्ते से खुश नहीं थे। खैर संभावना और बादल बहुत खुश थे कि अब उनकी शादी होने वाली है। तो दोनों घरों में अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आज तो बहुत शॉपिंग हो गई संभावना, अब घर चलें? अरे चलो ना बादल, गोलगप्पे खाते हैं अब। अच्छा ठीक है चलो। दोनों ठेले के पास जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखते हुए गोलगप्पे खाने लगते हैं। गोलगप्पे खाते खाते वे दोनों अपनी पुरानी यादों को याद करने लगते हैं कि किस तरह वे दोनों कॉलेज से छुट्टी के समय ऐसे ही गोलगप्पे खाया करते थे। तो अगले एपिसोड में हम यह जानेंगे कि दोनों की शादी अच्छे से हो जाएगी या फिर कोई और मुसीबत आने वाली थी। और वह संभावना के साथ बादल के घर उसके रिश्ते की बात करने के लिए भी जाते हैं। तो दोनों परिवार ने इस शादी के लिए मंजूरी दे दी है और दोनों घर में जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई हैं। साथ ही आपने देखा कि संभावना और बादल अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए मार्केट गए हुए हैं और गोलगप्पे खा रहे हैं। अब आगे। मुझे तो यकीन ही नहीं होता बादल, आखिरकार अब हम दोनों एक होने जा रहे हैं। हाँ संभावना, मुझे तो बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। तो दोनों थोड़ी देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। बादल संभावना को छोड़ने उसके घर तक जाता है। अरे दामाद जी कैसे हो? ठीक हूँ पापा जी। बेटा तुम दोनों मेरे साथ चलो। जी पापा। ये लो बेटा, ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए गिफ्ट है। पिताजी ये तो बहुत महंगी है, मैं ऐसे नहीं ले सकता आपसे। अब तुम इस घर के जमाई हो, तुम्हारा इस घर की हर चीज पर हक है, तो ये कार क्या चीज है? ले लो बेटा ले लो। लेकिन मैं दहेज के खिलाफ हूँ, मैं नहीं ले सकता। बादल ले लो ना, पापा इतना जिद कर रहे हैं तुमसे। नहीं बिल्कुल नहीं। चलो मत लो तुम। पापा मुझे दो कीज, मैं ले लेती हूँ। मैं तो ले सकती हूँ ना? संभावना लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी पहली कार मेरी खुद की कमाई की हो, जिसमें हम घूमने जाएंगे। मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं ले सकता। ठीक है जमाई जी, जैसा आप कहें। और पुनीत थोड़ी देर बाद संभावना के घर चला जाता है। पापा आपने देखा ना कि बादल कितना अच्छा लड़का है? हाँ बेटा, आज तो मुझे यकीन हो गया। मुझे तुम्हारी चॉइस पर प्राउड है बेटा, बहुत ईमानदार है ये लड़का। खैर इस बात को पूरे 2 हफ्ते बीत चुके हैं और शादी का दिन आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि चांद आज जमीन पर आ गया है। देखो तो मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है। पापा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस संभावना अपने ससुराल में हमेशा खुश रही। अरे लगता है बारात आ गई। अरे देखो तो संभावना को कितनी जल्दी है। और सभी लोग हंसने लगते हैं। वही बेचारी संभावना शर्मा जाती है। तो छोटे मोटे रीति रिवाजों के बाद जयमाला का समय आता है, लेकिन तभी संभावना की होने वाली बुआ सास गीता एक चाल चलती है। वह जयमाला के धागे को तोड़कर हल्के से बांध देती है। जैसे ही बादल तुझे जयमाला के समय यह माला पहनाएगा, वैसे ही यह टूट जाएगी। अरे जल्दी चलिए, हो गया काम आपका। आप इस माला को ढूंढ रहे हैं? हाँ हाँ चलो। तो दूल्हा और दुल्हन बहुत खुश थे। पहले बादल माला पहनाता है और उसके बाद संभावना का नंबर था, लेकिन संभावना जैसे ही उसको माला पहनाती है वैसे ही वह माला टूट जाती है। अरे ये क्या हो गया? सासू माँ ये तो अपशकुन हो गया है। हे भगवान। मेघना सही कहती है। भाभी देखो अभी से अपशकुन होना शुरू हो गया है। हे भगवान, ना जाने आगे क्या क्या होगा। अरे नहीं, हो सकता है कि धागा कमजोर हो ननद जी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसके बाद जल्दी से माला को जैसे तैसे करके जोड़ दिया जाता है और जयमाला की रस्म पूरी की जाती है। सभी लोग शादी में बहुत एंजॉय करते हैं और दूल्हा दुल्हन को बधाइयां देते हैं। कांग्रेचुलेशन मिस्टर बादल जी। आपको भी कांग्रेचुलेशन।
मिसेस बादल जी। ओहो भैया भाभी, बड़े रोमांटिक हो रहे हो आप लोग। हाँ हाँ। तो इसके बाद दोनों मंडप में बैठते हैं और रस्म और रीति रिवाजों के साथ दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। मेरी छोटी बेटी भी अब विदा होने को चली है। पापा प्लीज मत रोइए, वैसे भी तो हर लड़की को एक ना एक दिन विदा होकर ससुराल जाना ही पड़ता है। हाँ भाई साहब, वैसे भी आपकी बेटी कहीं ज्यादा दूर नहीं जा रही है। जब भी आपका मन करे तो चले आना उसके पास, आ जाइएगा या ये आ जाएगी। वो तो है। और संभावना भी विदा होकर अपने ससुराल को चली जाती है। उदास मत हो संभावना, हम तुम्हारे पापा के घर में चलेंगे ना कुछ दिन बाद। हमारी शादी हो चुकी है, अब तुम हंस दो ना। बादल। इसके बाद बादल संभावना को गले लगा लेता है और दोनों एक हसीन रात गुजारते हैं। गीता और मेघना संभावना के कमरे में आती हैं। गीता अपने साथ एक लाल रंग की साड़ी भी लाई है। अरे बुआ सासू जेठानी जी प्रणाम, आप दोनों यहाँ। जीती रहो, ये लो ये साड़ी पहन लो। अरे ये क्या, ये दाग कैसे लग गया, उफ। अरे सासू जी कोई बात नहीं, मैं कोई अपनी ही साड़ी पहन लेती हूँ। हाँ संभावना, यही सही रहेगा, तुम्हारे पास बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां हैं, जरा दिखाओ तो। ऐसा करो संभावना, तुम ये नीली वाली साड़ी पहन लो, और हाँ जरा जल्दी बाहर आना, तुम्हें देखने कुछ लोग आने वाले हैं। तो थोड़ी देर बाद संभावना सज धज कर मेहमानों के सामने आती है। नीली साड़ी? हाँ हाँ, देखो आपने जीजी जो लाल साड़ी दी थी वो तो इसने पहनी ही ना। भाई बड़े घर की बेटी है, इसलिए अपनी महंगी वाली साड़ी पहन कर आई है, हमें नीचा दिखाने के लिए। हाँ। अरे ननद जी, हो सकता है कि कोई और बात हो। हाँ, अरे और क्या बात होगी। तो संभावना सभी मेहमानों को प्रणाम करके सभी के पैर छूती है। वह देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी और घर में आए हुए सभी मेहमान खूब तारीफ करते हैं। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरी चाची वाकई में बहुत सुंदर है। बेटा ये क्या कर रही हो, यहाँ आओ। अरे रहने दीजिए ना भाभी, देखिए ना रायना को कितना प्यार आ रहा है अपनी चाची पर। और रायना की इसी हरकत पर सभी लोग हंसने लगते हैं। और इसी बीच जब सब बातें करने में मशरूफ थे तो गीता अपनी जगह से उठकर किचन में जाती है और मेघना को इशारा करके किचन में बुलाती है। मेघना जल्दी से संभावना के कमरे में जा और उस लाल साड़ी को ले आ और कहीं भी छुपा दे। लेकिन क्यों? देख अभी तेरी सास जाकर संभावना से पूछेगी कि उसने लाल साड़ी क्यों नहीं पहनी, ठीक है? तो वो कहेगी कि उसमें दाग लग गया था, तो तेरी सास उस पर यकीन कर लेगी। हाँ तो? अरे फिर मैं तेरी सासू माँ से मैं कह दूंगी कि संभावना ने ही वो साड़ी कहीं छुपा दी होगी ताकि उसे पहननी न पड़े। सिंपल। वाह क्या आइडिया है। तो थोड़ी देर बाद सभी मेहमान घर चले जाते हैं। बहू एक बात बताओ, तुमने मेरी दी हुई साड़ी क्यों नहीं पहनी? वो सासू माँ, वो लाल वाली साड़ी? हाँ बहू, वही लाल वाली साड़ी। माँ जी उसमें दाग लग गया था, बुआ जी ने दी तो थी मुझे, उन्होंने भी देखा था। अच्छा कैसा दाग, जरा दिखाओ तो मुझे। अच्छा माँ जी चलिए, मेरे पास कमरे में रखी है। संभावना अपनी अलमारी खोलकर उस साड़ी को ढूंढने लगती है। अरे वह लाल साड़ी अभी तो यहीं पर थी। चलो कोई नहीं बेटा, जब मिलेगी तो मेरे पास लेती आना। अब तुम आराम कर लो, थक गई होंगी ना। जी माँ जी आप भी आराम कर लीजिए। आकांक्षा कमरे से चली जाती है। अरे झूठ बोल रही है तेरी बहू, साड़ी में कोई दाग वाग नहीं लगा था, ये तो ना मिलने का बहाना कर रही थी। और देखना बाद में तो किसी को दे आएगी ताकि उसका झूठ ना पकड़ में आए। हाँ माँ जी कोई दाग नहीं था। बेचारी आकांक्षा कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता है क्या। कि संभावना और बादल का विवाह हो चुका है। सभी लोग इस शादी से खुश हैं, लेकिन मेघना और गीता इस शादी से खुश नहीं हैं। वे लोग तो बस संभावना को परेशान करने के लिए नई नई तरकीब सोचा करते हैं। इसलिए जो साड़ी आकांक्षा देवी ने अपनी बहू के लिए भिजवाई थी, उस साड़ी पर दोनों दाग लगा देती हैं। बाद में साड़ी को छुपा देती हैं और इस बात का इल्जाम वो संभावना पर लगा देती हैं। अब आगे उस साड़ी वाली बात को एक दिन हो जाता है। बेटा क्या हुआ, साड़ी मिली क्या? नहीं माँ जी। तुमने वे साड़ी किसी को दे दी है क्या? नहीं माँ जी। छोड़ो, अभी मेरी बेटी की नई नई शादी हुई है, ज्यादा सवाल जवाब करना ठीक नहीं है, कहीं बात ना बिगड़ जाए। क्या हुआ माँ, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। तभी वहाँ पर गीता आ जाती है। अरे संभावना बहू जरा किचन में चलो, आज हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ कुछ खाना चाहते हैं। भाई अब तुम्हारी सास तो बोलेगी नहीं, सोचा कि हम ही बोल दें। अरे लेकिन। अरे भाभी फिर क्या हुआ? अच्छा संभावना तुम बताओ, तुम नहीं चलोगी क्या?
अरे आप ऐसा ना कहिए, मैं जरूर चलूंगी। अच्छा तो चलो फिर। वो किचन में जाते हैं जहाँ पर मेघना पहले से ही काम कर रही थी। ओहो मेघना, ऐसा क्या बनाया है जो इतनी खुशबू आ रही है, मुझे भी बता जरा। जी मैंने अभी बैंगन का भरता बनाया है। हे भगवान, अब मैं अपनी सास और बुआ सास को कैसे बताऊं कि मुझे तो तड़के की खुशबू से एलर्जी है और ऊपर से मुझे तो कुछ पकाना भी नहीं आता। हे भगवान बचा लीजिएगा आज। अरे संभावना, क्या सोच रही हो? चलो तुम भी दिखाओ अपनी कलाकारी और बना दो कुछ अच्छा सा। अरे संभावना इतनी बड़ी घर की बेटी है, उसे खाना बनाना थोड़ी ही आता होगा। हाँ, बड़ी आई लाड साहब की बेटी। अरे नहीं आता तो हम सभी मिलकर सिखा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, मैं भी सिखाती हूँ संभावना को। मैंने छोले भिगो कर रखे थे, वही बनाने हैं आज। हाँ बहू। तो सभी लोग मिलकर संभावना को छोले की सब्जी बनाना सिखाते हैं। तो चलो संभावना, इसमें अब प्याज डाल दो। संभावना डरने लगती है। वो माँ जी। ओहो देवरानी जी, डरिए मत, लाइए हम कर देते हैं। तो मेघना जैसे ही प्याज डालती है वैसे ही संभावना जोर जोर से खांसी करने लगती है। अरे बेटा क्या हुआ? वो माँ जी, मुझे एलर्जी है छौके के धुएं से। हे भगवान, तुमने पहले बताना चाहिए था ना हमें। और तभी संभावना बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर उसे चेकअप करके दवाइयाँ दे देता है। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, आप सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। हाँ, लेकिन अगली बार से ध्यान रखिएगा, मामला सीरियस हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। और तभी थोड़ी देर बाद बादल और उसका बड़ा भाई भी ऑफिस से आते हैं। संभावना, तुम ठीक तो हो ना? अरे आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे संभावना, तुम्हें किचन में जाने की क्या जरूरत थी? मैं तो बस कुछ सीखने की कोशिश कर रही थी। नहीं, तुम्हें कुछ पकाने बनाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए नौकर रखवा लेंगे। अरे हमने कहा ना कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बस तुम कोई भी काम नहीं करोगी अब से। भाभी, बादल ने तुम्हारे लिए तो कभी नौकर रखने की बात नहीं करी, और देखो अपनी बीवी के आते ही कैसे बदल गया। हाँ वही तो मैं भी देख रही हूँ माँ जी। अरे लेकिन उसे एलर्जी भी तो है ना, इसलिए ही कह रहा है। अरे और तो बहुत से काम है, वो काम तो खुद कर सकती है ना। चढ़ाओ चढ़ाओ सिर पर, मैं भी बहू हूँ घर की, मैं घर का काम भी करती हूँ, लोगों के कपड़े भी सिलती हूँ। मम्मी पिज्जा खाने चलो ना। बेटा देख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ। वाह, आप तो बहुत अच्छी सिलाई करती हैं। हाँ, मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियां आ गई तो मैंने छोड़ दिया। अरे तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, मैं मदद करूंगी आपकी। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ मुझे पिज्जा खाना है। अरे आपके पास समय नहीं है तो मैं ही ले जाती हूँ बच्ची को। तभी तमन्ना भी वहाँ आ जाती है। अरे आज तो मेरी भी छुट्टी है, चलो भाभी मैं भी चलती हूँ। तो रायना, तमन्ना और संभावना रेस्टोरेंट जाते हैं। ये मेरा फेवरेट ईटिंग पॉइंट है। अच्छा तो ये बात है, तो कौन सा पिज्जा खाओगी रायना? तो सभी लोग पिज्जा ऑर्डर करते हैं और खाने लगते हैं। तभी संभावना नोटिस करती है कि एक औरत उन्हें बार बार देख रही है, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज कर देती है। चाची अब चलते हैं। भाभी जी चलिए, वैसे आज बहुत मजा आया है ना? हाँ ये तो है। और तीनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर संभावना मेघना को पैसे देती है उसकी बुटीक के बिजनेस के लिए। जेठानी जी, मैं चाहती हूँ कि आप अपने सपनों को साकार करें। बहुत बहुत शुक्रिया देवरानी जी। बड़ी दोस्ती हो रही है दोनों में, इस दोस्ती को तो तोड़ना ही पड़ेगा। चाची जी, मुझे स्कूल का बहुत सामान लाना है क्योंकि स्कूल में फंक्शन है, आप चलोगी मेरे साथ? हाँ बेटा चलो। आजकल मम्मी बहुत बिजी रहती हैं, उनके पास समय ही नहीं है ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अच्छा हाँ, मम्मी को आप काम करने दीजिए, मैं हूं ना, हम चलते हैं। उस समय गीता और मेघना दोनों की बातें सुन रहे थे। दरअसल गीता ने जानबूझकर मेघना को उनकी बात सुनने के लिए बुलाया था। देखा, तेरी बेटी अब अपनी चाची की बहुत साइड ले रही है। आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये समझती क्या है अपने आप को, मेरी बेटी को मुझसे दूर करना चाहती है। हाँ हाँ देखते हैं। तो इसके बाद से रायना अपनी चाची के साथ ज्यादा समय बिताती है और उन्हें बहुत अच्छा मानती है। वहीं मेघना अपना बुटीक के काम के कारण ज्यादातर बिजी रहती थी, इसलिए वह अपने बच्चे और अपने पति पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। माँ, आज मेरे स्कूल में फंक्शन है, आप चलेंगी ना? बेटा आज तो मुझे बहुत काम है। ठीक है, मैं चाची के साथ चली जाती हूँ। चल बेटा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। चाची मुझे आइसक्रीम खानी है। तुम दोनों लोग जाओ बेटा, मैं यही टैक्सी के अंदर बैठकर इंतजार करती हूँ, ठीक है? तो दोनों आइसक्रीम लेने जाती हैं। भैया एक आइसक्रीम दीजिए तो। क्या आप ये एड्रेस मुझे बता सकती हैं? हाँ, यहाँ से लेफ्ट जाइए, फिर राइट मुड़ जाइएगा। संभावना उस लेडी को एड्रेस बताने में बिजी हो जाती है।
कि तभी वहां पर एक बेकाबू वैन आती है और रायना को टक्कर मारने वाली होती ही है कि गीता जोर से चिल्लाती है, रायना। रायना उस वैन से बचने की कोशिश करती है। वह बच तो जाती है लेकिन वह गिर जाती है और उसके पैर में चोट आ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? तो वे तुरंत टैक्सी ड्राइवर के साथ मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वही गीता ने मेघना को फोन करके उसके कान भर दिए थे और संभावना के बारे में उल्टा सीधा कह दिया था। हे भगवान, मेरी बेटी को क्या हो गया? अभी आकर उस कलमुही को सबक सिखाती हूँ। हाँ, जल्दी से सबको लेकर आजा तू। मगर मेघना काम के चक्कर में अपनी बेटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी, इसलिए उसकी बेटी अब अपनी चाची के साथ ज्यादा समय बिताती है और उसे बस इसी बात का फायदा गीता उठा रही थी और मेघना के कान भर रही थी। वहीं दूसरी ओर आपने यह भी देखा कि रायना का एक्सीडेंट हो चुका है और मेघना घर के लोगों के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी है। अब आगे मेघना और परिवार के बाकी लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। ये सब कैसे हुआ? भाभी, ये सब आप सब लोग इससे क्या पूछते हो? यह सब इसी की वजह से तो हुआ है। मतलब? लेकिन मैंने... चुप, बिल्कुल चुप, एक लफ्ज भी मत निकालना। भाभी, आप उससे ऐसे बात क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुम्हारी बीवी को बच्चों को संभालने का बिल्कुल भी ढंग नहीं है। इसी की लापरवाही की वजह से मेरी बेटी आज हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या? हाँ शरद, जब वो वैन आ रही थी तो संभावना किसी औरत से बातें कर रही थी। ये तो बच्ची है, इसे ध्यान नहीं रहा, लेकिन संभावना को तो देखभाल करनी चाहिए थी। बहू, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? माँ जी, यकीन कीजिए, मैं उस औरत से कोई बात नहीं कर रही थी। वह मुझसे रास्ता पूछ रही थी, बस मैंने उसे रास्ता बताया था। संभावना, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम यह सोचती हो कि तुम पैसे से सब कुछ खरीद लोगी, है ना? मुझे पैसे देकर मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, समझी? इतना ही नहीं, तुमने तो मुझे मेरी बेटी से अलग करने का भी प्लान बना लिया था। जेठानी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? मैंने कब एहसान की बात की है? भाभी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज मेरी पत्नी के ऊपर इतने बड़े इल्जाम मत लगाइए। मेघना, अपने आप को संभालो। नहीं शरद, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं इन दोनों को बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। मैं भी तुझे माफ नहीं करूंगी संभावना। बेचारी रायना देखो तो कैसे पड़ी है। शरद, मैं इस मनहूस की शक्ल यहाँ नहीं देखना चाहती। इसको कहो ये यहाँ से निकल जाए, चली जाए यहाँ से। भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है। रायना मेरी बेटी जैसी है। ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं है। यहाँ ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से। भाभी। मेघा अपना मुंह मोड़ लेती है। उस समय संभावना की सास भी मजबूर थी, वह कुछ भी नहीं बोलती। मिस्टर शरद, आपकी बेटी के पैर का एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी बेटी कुछ ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? जी मेघना जी, आप घबराइए मत। तो रायना का अच्छे से इलाज हो जाता है और धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगती है। संभावना रायना के लिए खाना लेकर आती है। रायना, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना? हाँ चाची, आपको कैसे पता? सभी लोग बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। अच्छा चाची, तो बताओ मेरी गुड़िया को क्या चाहिए? मुझे ड्रेस, पर्स, जूते और बहुत कुछ। ठीक है, तुम्हें सब मिलेगा। लो, पहले खाना खा लो, फिर हम चलते हैं मार्केट, ओके? तभी मेघना आ जाती है। फिर से अपने पैसों का लालच देने लगी सबको तुम? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है जेठानी जी। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? तू चुप रह रायना। और संभावना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी बेटी से दूर रहो, और तुम इसे फिर से मार्केट लेके जा रही हो, फिर से इसे चोट लगवाने के लिए, ताकि फिर से हॉस्पिटल में चली जाए। वो इसका बर्थडे आने वाला है तो बस मैं इससे पूछ रही थी कि क्या गिफ्ट चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम पैसे वाले लोगों का ही जन्मदिन अच्छे से मन सकता है? क्यों? मेरी और शरद की इतनी हैसियत नहीं है कि हम अपनी बच्ची को गिफ्ट दे सके? मैंने ऐसा कब कहा जेठानी जी? अरे जाओ जाओ, कुछ नहीं चाहिए हमें तुमसे। हल्ला गुल्ला सुनकर आकांक्षा और गीता वहां आ जाते हैं। फिर क्या गड़बड़ कर दी इस छोरी ने? क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? माँ जी, अपनी छोटी बहू से कह दीजिए कि मेरी बेटी से दूर रहे, वरना हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अरे अरे जेठानी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप घर छोड़कर क्यों जाएंगी भला? बड़ी बहू, ऐसे मत कहो। ऐसा भी क्या हो गया? माँ, हम ये अपने लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि अपनी बच्ची के लिए कह रहे हैं। देख बेटी संभावना, उसकी बेटी से तू मत बोल, मैं तेरी हाथ जोड़ती हूँ, इस घर को टूटने से बचा ले। माँ, आप मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रही हैं? ठीक है, मैं रायना से नहीं बोलूंगी। रायना रोते हुए अपनी चाची की ओर देखती है, मगर अपनी माँ के कारण ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती। अरे पापा का कॉल। पापा को मैं क्या जवाब दूंगी? वो तो मेरी आवाज सुनकर समझ जाएंगे कि मैं परेशान हूँ।
कॉल कट हो जाती है और फिर से आती है। आखिर संभावना कॉल उठा लेती है। हेलो पापा, नमस्ते। आप कैसे हैं? बेटा मैं तो ठीक हूँ, तू बता सब ठीक तो चल रहा है ना? हाँ पापा, यहाँ सब ठीक है। क्या हुआ, तू परेशान लग रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है पापा। संभावना को उस समय बहुत रोना आ रहा था, लेकिन वह अपने आंसू को कंट्रोल कर लेती है। कुछ देर बाद अपने पापा से बात करने के बाद वो फोन रख देती है। अरे बादल, तुम आ गए? हाँ ठीक है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर खाना खाते हैं। ठीक है, तुम खाना लगाओ तब तक। हाँ ठीक है। तो थोड़ी देर बाद पति पत्नी डाइनिंग टेबल के पास पहुंचते हैं। अरे आज सब लोग कहाँ हैं? लगता है सबने खाना खा लिया है। तभी गीता किचन में पानी लेने के लिए आती है। क्या हुआ बुआ जी, आज सबने पहले ही खाना खा लिया? हाँ बेटा, और यहाँ ये कहना था कि जो काम वाली तूने लगवाई थी ना, उसका खाना घर में किसी को पसंद नहीं आ रहा है, तो कल से उससे तुम लोग सिर्फ अपने लिए ही खाना पकवाना। अच्छा ठीक है बुआ जी। काश बेटा तेरी बीवी भी खाना बना पाती, लेकिन कोई बात नहीं। अगर तुम दोनों को हमारा बनाया हुआ खाना खाना हो तो बता देना। बेचारी संभावना समझ जाती है कि उसके घर वाले सब उसके साथ जानबूझकर कर रहे हैं और उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। अरे संभावना छोड़ो ये सब ठीक हो जाएगा, खाना खाओ तुम। संभावना छत पर खड़ी थी और छत से नीचे का नजारा देख रही थी कि उसे कार में बैठी एक औरत दिखती है। अरे इस औरत को तो मैंने कहीं देखा हुआ लग रहा है, पर कहाँ, याद नहीं आ रहा। थोड़ी देर सोचने के बाद, अरे ये औरत तो वही है जो उस दिन मुझसे एड्रेस पूछ रही थी। इतना कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। कौन है ये आखिर? कि तभी उस समय मेघना रायना को स्कूल से लेकर आती है और वह औरत उन्हीं दोनों को देख रही थी। थोड़ी देर बाद उस औरत की नजर संभावना के ऊपर चली जाती है और उसे देखकर वो वहां से भाग जाती है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अभी जाकर सबको बताना होगा। माँ, मुझे आप सभी को एक बात बतानी है। आप जेठानी जी को बुला लीजिए यहाँ पर प्लीज। मैं उन्हें बुलाऊंगी तो वह नहीं आएंगी, प्लीज आप बुला लीजिए। बहू, ओ बड़ी बहू, जरा यहाँ पर आना तो। जी माँ जी, बताइए क्या बात है? जी जेठानी जी, हमें आपसे कुछ कहना है। अब क्या हो गया है? देखिए, हमें लगता है कि उस दिन रायना का किसी ने जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया था। अच्छा बहाना है अपनी गलती छुपाने का, और कुछ? तभी गीता भी वहां आ जाती है। क्या बहू, अपनी गलती मानने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी। जो भी बात है साफ साफ कहो बेटा। माँ जी, आज जब जेठानी जी और रायना स्कूल से वापस आ रही थी तो मैंने एक औरत को देखा जो कार में बैठी हुई थी और दोनों पर नजर रखी हुई थी। हमें डर है वे फिर से किसी को नुकसान न पहुंचाए, जिसके कारण सारा मामला बिगड़ चुका है और मेघना संभावना से अब और भी ज्यादा नफरत करने लगी है। वहीं आपने यह भी देखा कि संभावना को एक औरत के ऊपर शक है और वह उस औरत के बारे में घर के सभी लोगों को बता देती है, लेकिन मेघना और गीता उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। आगे तो सभी लोग बातें कर रहे थे। क्या ये बात सच है बहू? हाँ माँ, ये बात बिल्कुल सच है। और तो और उस औरत ने मुझे देख भी लिया था। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। देख रही है कितना ड्रामा कर रही है। अब अचानक से ये औरत कौन आ गई? ये सब ढोंग है इसके बचाव करने के तरीके। तुम्हारे पास कोई सबूत है, कुछ भी जिसे पता लग सके कि वहाँ सच में कोई औरत थी? नहीं जेठानी जी, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। लेकिन हमें पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। अरे ये क्या ड्रामा कर रही हो? घर में पुलिस आएगी, 100 तरीके के सवाल करेगी, मोहल्ले में बदनामी करवाओगी क्या हमारी? लेकिन बुआ जी, अभी यह सब जरूरी नहीं है। अगर जरूरी है तो वो है रायना को बचाना। क्या पता वो कल को फिर से कुछ कर दे या करवा दे। तो बहुत समझाने के बाद आकांक्षा अपनी बहू के साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो आकांक्षा और संभावना पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखा के आते हैं। संभावना के पिता उसके ससुराल में आते हैं। बेटा संभावना। पिताजी आप, प्रणाम। और ये सब क्या है, इनकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, इतने दिनों बाद आए हैं आपसे मिलने, वो भी पहली बार, तो कुछ ना कुछ देना तो बनता है ना। तभी संभावना भी कमरे से बाहर आती है और अपने पिता को देखते ही खुश हो जाती है। आ गए पैसे का रूप दिखाने आप। आप ये सारे तोहफे सिर्फ बादल और अपनी बेटी को ही दीजिए, हम लोग नहीं लेने वाले। अरे बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं आप सबको रौब क्यों दिखाऊंगा भला? आपकी बेटी की वजह से रायना को चोट लगी थी। ये बात शायद आपकी बेटी ने आपको नहीं बताई होगी। आप दोनों मेरी बेटी के बारे में ये सब कैसे कह रहे हैं? मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। भाभी, बुआ, चुप हो जाइए प्लीज। पैसे का बहुत गुरूर है ना आपको और आपकी बेटी को, मगर याद रखिएगा, पैसों से कभी भी रिश्ते खरीदे नहीं जा सकते। बहू, तमीज नहीं है तुम्हें बड़ों से बात करने की?
नहीं माँ, आप कुछ नहीं कहेंगी। आप भी बस आंख और मुंह बंद करके ही रखिए, हमेशा की तरह। बेटा तेरे साथ यहाँ पर ऐसा सलूक किया जाता है और तूने मुझे बताया नहीं। चलो अभी के अभी यहाँ से चलो। ये हमारा फैमिली मैटर है, प्लीज पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी, मेरा विश्वास कीजिए पापा। मगर बेटी ऐसे माहौल में कैसे रह रही हो तुम? नहीं पापा, अब मेरी शादी हो चुकी है, मुझे इसी घर में रहना है, मैं घर नहीं छोड़ सकती, ये मेरा घर है अब। बेटा मैंने तुझे इतने सालों तक प्यार से रखा और आज तुझे ये सब सहना पड़ रहा है। हाँ हाँ, हम तो आपकी बेटी पर अत्याचार करते हैं, मारते पीटते हैं इसे। वो ऐसे मत बोलिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, जो भी कहना है मुझे चाहिए कहिए, बट मेरे पिताजी को कुछ भी मत कहिए। बेटी मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। अब मैं चलता हूँ। ये अपने सारे तोहफे भी ले जाइए। क्यों? ये मैं आपके लिए नहीं लाया हूँ। भाभी आप जुबान पर लगाम दीजिए, आपको किसी ने नहीं कहा तोहफे लेने के लिए। पुनीत सिंह उस दिन अपनी बेटी के कारण उसके ससुराल वालों से ज्यादा कुछ नहीं कह पाता है और वहां से चला जाता है। शरद, तुमने बर्थडे का सारा सामान ला दिया है ना? हाँ मेघना। और वो सबको बता दिया है ना कॉल करके? हाँ बता दिया है। बादल और संभावना उन्हें दूर से ही जन्मदिन की तैयारियां करते हुए देख रहे थे तो 4 दिन बाद रायना का जन्मदिन आ जाता है। घर के लॉन में टेंट लगा हुआ था। मेघना ने काफी बड़ी पार्टी रखी थी और पार्टी में बहुत सारे लोगों को बुला रखा था, इसलिए वहां पर काफी भीड़ थी। अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा है जेठानी जी। हाँ संभावना, हम लोग भी अच्छा फंक्शन करवा सकते हैं, पता लग गया ना तुम्हें? संभावना मेघना की बात सुनकर निराश हो जाती है और वहां से चली जाती है। अरे ये तो वही औरत है, मुझे इसका पीछा करना होगा, लगता है यहाँ कोई गड़बड़ करने आई है। संभावना उसका पीछा करने लगती है लेकिन वो औरत भीड़ में कहीं गायब हो जाती है। मुझे पक्का पता है कि इस औरत ने कुछ गड़बड़ी की है, बादल को बताना होगा। सुनो बादल, मैंने अभी उसी औरत को पार्टी में देखा है। क्या? हम दोनों को मिलकर उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि वह कुछ गड़बड़ी कर दे। दोनों पति पत्नी उस औरत को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं लेकिन वह कहीं भी नहीं मिलती। इसी बीच केक काटने का समय हो जाता है और गीता बादल को फोन करके बुला लेती है। तभी थोड़ी दूर संभावना को वो औरत फिर से दिखती है। अरे वो औरत तो वहां पर है, लेकिन ये केक को बार बार क्यों घूर रही है? मेघना रायना को केक खिलाने वाली होती है और तभी संभावना उसके हाथ से केक गिरा देती है। ये क्या बेहूदगी है, पागल हो तुम? बेटा रायना, ये केक मत खाना। पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब कर दिया है। मेरी बेटी का फंक्शन देखा नहीं गया ना तुमसे? ऐसा मत कहिए भाभी, उस औरत ने इस केक में कुछ मिलाया है, मुझे पक्का यकीन है। बस कर, पागल, बहुत हुआ तेरा नाटक, समझी? बुआ संभावना की बात सच भी तो हो सकती है ना। तुम लोग मेहमानों के सामने हम लोगों की बेइज्जती क्यों करवा रही हो? और संभावना, तुम्हें किसने बताया कि केक में कुछ मिला हुआ है? माँ जी, मैंने उस औरत को यहाँ पर देखा था, वह केक को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। माँ ये पागल हो गई है। बादल ले जाओ उसे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ठीक है, आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो मैं ही खाऊंगी इस केक को। नहीं संभावना, पागल हो गई हो क्या? बादल उसे बहुत समझाता है लेकिन वह नहीं समझती और जबरदस्ती वो केक का एक टुकड़ा खा लेती है। पार्टी में आए हुए सभी लोग आश्चर्यचकित थे। सभी के मन में यही था कि आखिर आगे क्या होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ वह औरत भी गायब थी। 15 मिनट हो चुके हैं और इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, चलो रायना, अपनी माँ को केक खिलाओ और तुम भी खाओ, तेरी चाची का तो ड्रामा चलता ही रहेगा। तो जैसे ही रायना अपनी माँ को केक खिलाने जाती है वैसे ही संभावना को दौरे पड़ते हैं और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। मम्मी, चाची को क्या हो गया? हे भगवान, संभावना! तभी जल्दी से संभावना को अस्पताल ले जाया जाता है और सभी लोग डॉक्टर के जवाब का इंतजार करते हैं। मिस्टर बादल, आप अपनी पत्नी को सही समय पर ले आए हैं। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो उनकी जान भी जा सकती थी। तो संभावना की जान तो बच गई थी और वहीं पुलिस उस औरत की छानबीन करना शुरू कर देती है। थोड़े ही दिनों में उसका पता चल जाता है और उसे सच्चाई उगलवा ली जाती है। मैं शरद और उसके परिवार वालों को खत्म करना चाहती थी क्योंकि शरद ने अपने परिवार वालों के कहने पर मेरी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया था और मेरी बेटी इसी गम में पागल हो गई थी। तो क्या वो एक्सीडेंट तुमने करवाया था? रायना का एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था क्योंकि मैं चाहती थी कि शरद को पता चले कि वह दर्द क्या होता है जब अपनी बेटी को चोट पहुंचती है। माना कि आपके साथ गलत हुआ था लेकिन आपने रास्ता भी तो गलत चुना, इसलिए आपको आपकी गलती की सजा तो मिलकर ही रहेगी। आपको ये सब करने से पहले एक बार अपनी बेटी के बारे में भी सोचना चाहिए था। तो इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर बादल के घर जाते हैं और उनके परिवार के सामने सारी सच्चाई बताकर वहां से चले जाते हैं।
संभावना, मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने शुरू से लेकर तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया, मुझे माफ करना। हाँ बेटी, मेरी तो मतिवारी गई थी जो मैंने तुझ जैसी बहू को ठुकराया। तूने तो हम सबको नई जिंदगी दी है, तेरा शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं बेटी। मुझे भी माफ करना, मेरी वजह से आज तुम्हारी ये हालत हुई है। नहीं नहीं, आप सब तो मेरा परिवार है और अपने परिवार की जान बचाकर मैंने तो पुण्य ही कमाया है। प्लीज आप दोनों ऐसा ना कहें। अरे संभावना, इन्हें कहने दो, ये सारे शब्द तुम्हारे लिए कम है। बादल भी अपनी पत्नी की तरफदारी सुनकर काफी खुश होता है और तुरंत अपने ससुर को फोन लगाकर सारी बातें बताता है और वह भी काफी खुश हो जाते हैं।